अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जो हमारे क्लास मैट्रिक का पहला चैप्टर होने वाला है और इसका नाम है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से हम लोग ज़रा इसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किन चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकेंगे, एक्सप्लेन कर सकेंगे और आगे इस चीज़ों में हमारे पास क्या क्या काम होने वाला है या इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वेव एंड नेचर ऑफ वेव। दूसरा है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, कि वेव की क्या प्रॉपर्टी है। तीसरा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। चौथा है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। और पांचवा जो है वो हमारे पास है डैम ऑसिलेशन। तो सबसे पहले अगर बात की जाए वेव या नेचर ऑफ वेव की, तो सबसे पहले हम लोग अगर ये चीज़ देख पा रहे हैं जो आप लिखा हुआ दिख रहे हैं कि वाई आर वी एबल टू सी, कि हम क्यों एक चीज़ को देख पा रहे हैं, तो इसका हमें आंसर मिलेगा क्योंकि हमारे पास लाइट मौजूद है। और अगर देखा जाए तो क्या लाइट है, तो लाइट भी एक तरह की वेव है। यानी व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या लाइट इज अ वेव। तो असल में वेव होती क्या है, इसका जवाब हमें इस तरह से मिलेगा कि व्हाट इज अ वेव। हम लोग ये बोल सकते हैं वेव इज एनी डिस्टर्बेंस दैट कैरी एनर्जी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी वेव एक तरह की ऐसी चीज़ है जिससे हमारी एनर्जी जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे विदाउट मेथड। जैसे मैं अगर साउंड से बोल रहा हूँ तो मेरे पास जो साउंड है वो आपके पास एक एनर्जी की फॉर्म में जा रहा है, यानी एक वेव की शक्ल में जा रहा है। और आप लोग अपने स्पीकर से या अपने हेडफोन से सुन रहे होंगे तो वो भी एक वेव की फॉर्म में सुन रहे होंगे। तो अगर वेव की बात की जाए तो वेव हमारे पास कोई मैटर कैरी नहीं करता, लेकिन हमारे पास एक तरह से ये एनर्जी कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे यहाँ पे हम लोग एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे पानी की। यहाँ पे पानी का एक कतरा गिरा और तमाम तरह रिम्पल्स यानी एक वेव बन गई और आगे जाई जा रही है। यहाँ पानी के कतरे का जो वजन था, यानी जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, इस पर गिरी और उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई बाकी दूसरी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, जो मूव करवा रही है और आगे तक लहरें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल वेव की ये दी जाती है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो एनर्जी ट्रांसफर करे एक जगह से दूसरी जगह, हम उसको वेव कह सकते हैं विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। कुछ वेव जो होती हैं उनको मीडियम की ज़रूरत होती है और कुछ वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर यहाँ पे देखा जाए जो हमारे पास वो वेव जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हवा उनका मीडियम होता है। आपके मोबाइल में अगर सिग्नल आ रहे हैं तो वो भी हम आपके पास एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप अगर किसी रिमोट से काम कर रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम कर रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल वेव की होती हैं। अच्छा, इससे आगे हम लोग देखा जाए कि दूसरी हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अलावा मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं भाई? वो जिनमें मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप अगर एक रस्सी खींच रहे हैं तो रस्सी में जो वेव बन रही है वो मैकेनिकल वेव है। अगर आपका एक पानी का कतरा गिर रहा है और पानी का कतरा गिर के आगे उसमें वेव क्रिएट कर रहा है तो वो भी मैकेनिकल वेव है। जहाँ मूविंग की बात हो रही है वहाँ मैकेनिकल आ जाता है। फिर इससे आगे अगर देखा जाए तो वेव की कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों का पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें वेव होती हैं। साउंड वेव होती है, लाइट वेव होती है, रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव होती है, वाटर वेव होती है, साइन वेव होती है, स्टेडियम वेव होती है, अर्थक्वेक वेव होती है, वेव इन स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में जो वेव बन रहा होता है वो भी वेव होती है। तो ये सब एग्जाम्पल वेव की हैं जो हमें कॉमनली दिखती भी हैं। आगे से अगर देखा जाए तो हमारे पास वेव मूवमेंट, वेव का मूवमेंट क्या होता है, तो हम लोग इसको आसान लफ्जों में अगर डिफाइन करें, सिंगल सिस्टम ऑफ ऑल द वेव फ्रंट दैट हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बट एज द वेव फ्रंट स्प्रेड आउट एंड डज द एनर्जी। यानी अगर अगर देखा जाए कि वेव की मूवमेंट जो होती है वो हमेशा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करती है। जैसे यहाँ पे पानी का एक कतरा गिरा तो सब तरफ सेम एनर्जी जा रही होगी, मेरी जो आवाज़ जा रही है सब तरफ सेम जा रही है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जा रही है। सही है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे पानी के कतरे पे एक एग्जाम्पल दी हुई है कि पानी का कतरा किस तरह से गिर की अलग अलग लहरें या फिर अलग अलग वेव्स बनाता है। फिर इससे आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ वेव्स में हम लोग एक ट्रांसफर वेव्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पढ़ेंगे। ट्रांसफर वेव्स क्या होती हैं भाई, ये देखें। अगर मैं यहाँ से एक रस्सी पकड़ा हुआ उस रस्सी को हिला रहा हूँ तो यहाँ पे इस रस्सी थोड़ी सी ऊपर होकर लहर की शक्ल में जाएगी, यानी एक वेव की शक्ल में जाएगी। डायरेक्शन इसकी ऐसी होगी। अब इस डायरेक्शन में अगर नोट करने वाली बात देखें तो ये डायरेक्शन इसके ऊपर है बिल्कुल 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो द वेव मूव द मीडियम एट राइट एंगल या परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ विच ट्रेवल इज कॉल्ड ट्रांसर वेव। ट्रांसर वेव हमारे पास वो वेव होती हैं जो अपनी वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होती हैं। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें, यहाँ पे ट्रांसर वेव लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रफ लिखा हुआ है। क्रस्ट वो पॉजिटिव साइकिल होती है जिसपे वेव ऊपर की तरफ ऊपर रही हो, और ट्रफ वो नेगेटिव साइकिल होती है, यानी इसको मैं अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहा हूँ तो इसको नीचे की तरफ नेगेटिव लूंगा। तो क्रस्ट इज अ पॉजिटिव पीक, हम लोग इस चीज़ को पीक बोलते हैं, और ट्रफ इज अ नेगेटिव पीक जो हमारे पास डाउन की तरफ बन रही है।
और ऐसे ही यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो हमारी लहर दिखाई दे रही है रेड मार्क से यहाँ तक, रेड मार्क तक, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास पीक टू पीक डिफरेंस होता है। पीक मतलब जो इसकी ऊंचाई होती है जहाँ पे क्रस्ट या ट्रफ लिखा हुआ है, ओके। फिर अगर ट्रांसफर वेव की और एग्जांपल देखी जाए कि परपेंडिकुलर किस तरह से होती है, तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ये देखते हैं। देखें, यहाँ पे जो एक वेव की पीक से दूसरी वेव की पीक तक का डिस्टेंस जा रहा है वो वेवलेंथ है, और यहाँ पे डायरेक्ट 90 डिग्री शिफ्ट होकर आगे बढ़ी जा रही हैं, आगे बढ़ी जा रही हैं, आगे बढ़ी जा रही हैं। तो ट्रांसफर वेव हमारे पास जब भी होगी राइट एंगल डायरेक्शन पे होगी। और सिंपल अगर रस्सियों में मूवमेंट जो पैदा होती है वो एक तरह की ट्रांसफर वेव होती है। इसी तरह से दूसरी टाइप जो वेव की होती है वो होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूशनल वेव। लॉन्गिट्यूशनल वेव जो होती है हमारे पास, वो क्या होती है भाई, वो पैरेलल होती है डायरेक्शन ऑफ वेव के। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं स्प्रिंग लेता हूँ, एक स्प्रिंग लेने में हमारे पास अगर उसको खींचता हूँ तो इसमें भी एक तरह की वेव बनेंगी, इसको छोड़ने में भी एक तरह की वेव बनेंगी। यहाँ पे वो कंप्रेस होगा जहाँ पे स्प्रिंग के सारे स्प्रिंग कंबाइन होगा, और यहाँ पे वो रेयर फ्रैक होगा जहाँ पे वो स्प्रिंग खुल रहा है या फिर वो एक्सपैंड हो रहा है। तो एक तरह से कंपैरिजन या कंप्रेशन जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे सारे स्प्रिंग एक जगह पे कंबाइन हो जाए, और रेयर फ्रैक्शन जो होता है हमारे पास जहाँ पे स्प्रिंग आराम से स्पेस आना शुरू हो जाए। इनकी सिंपल अगर एग्जाम्पल अगर देखी जाए हमारे पास इस फॉर्म में, तो मैं इसकी एग्जाम्पल ये दिखाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर ट्रांसफर वेव की बनी हुई वेवलेंथ एक पीक से दूसरी पीक तक, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूशनल वेव की वेवलेंथ बनी हुई यहाँ से यहाँ तक। फिर इसी को आगे का डिटेल में देखा जाए तो ये हमारे पास एनिमेशन के तौर पे दिखाया जा रहा है कि ये देखें, ये मूवमेंट ट्रांसफर वेव की है जो ऊपर वाली दिखाई दे रही है, और नीचे वाली मूवमेंट जो लॉन्गिट्यूशनल वेव की वो हमारे पास दिखाई दे रही है कि एक जहाँ कंप्रेस हो रहा है तो एक जहाँ रियर फ्रैक्शन हो रहा है इसमें। ये चीज़ हमारे पास क्या है, ऊपर अगर देखिए यार परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ वेव के, और ये चीज़ हमारे पास होगी पैरेलल होगी डायरेक्शन ऑफ वेव के। इससे अगर आगे देखा जाए तो हमारे पास ये हमारे पास टाइप ऑफ वेव हो गई, दो तरह की हमारे पास टाइप ऑफ वेव हो गई हैं। अब इसके बाद जो हम बात करने वाले थे वो हम बात करने वाले थे इसकी नेचर पे, कि नेचर क्या होता है वेव का, या वेव किस तरह से काम करती हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव या नेचर ऑफ वेव, बुक में आपके दो चीज़ें और दी हुई हैं इनको डिफाइन करने के लिए, कि आप समझ पाएँ कि हमने जितनी भी मैकेनिकल वेव पढ़ी हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी क्या होती है। आल दोस्तों मैकेनिकल वेव से ज़्यादा डील है, तो ये मेन डिफरेंस होता है मैकेनिकल वेव का। मैकेनिकल वेव नीडेड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जैसे ये दोनों हमारी बात की जाए, दोनों मैकेनिकल वेव थी, इनमें हमारे पास कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई तार चाहिए, कोई रस्सी चाहिए, कोई स्प्रिंग चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ चाहिए जो मीडियम कहला सके, यानी जिससे एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके। लेकिन दूसरे हाथ पे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, हमारा एयर ही मीडियम बन जाता है। जैसे हमारे माइक के सिग्नल आ रहे हैं, जैसे आपके वाईफाई के सिग्नल आ रहे होते हैं, तो वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आ रहे होते हैं। जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल काम कर रहा होता है, रिमोट से एक बटन दबाते हैं और आगे वो चीज़ बढ़ जाती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो मैकेनिकल वेव आर सच अ वेव दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द वेव सच एज डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी इसको मूव करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। फिर मैकेनिकल वेव की बात की जाए तो मैकेनिकल वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन द रिस्पेक्टिवली मीडियम। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास तस्वीर में सब में वाइब्रेशन हो रही है, यानी सब चीज़ें मूव कर रही हैं, मूवमेंट जहाँ हो रही है तो वहाँ वाइब्रेशन हो रही है, और एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मूव करके वापस आ जाना, इसी को हम लोग वाइब्रेटिंग मोशन भी कहते हैं। लेकिन ये किस में हो रहा है, मैकेनिकल वेव में। वाइल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमारे पास वाइब्रेशन नहीं होती। जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है उसमें कोई वाइब्रेशन हमें दिखाई नहीं देती। हम लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि यहाँ पे सिग्नल वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को। फिर हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव की एग्जाम्पल, तो हमारे पास साउंड वेव, वाटर वेव, सैमरिक वेव आर द सिंपल या कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जाम्पल करें रेडियो वेव, जो हमारे पास रेडियो को सिग्नल आ रहे हैं, माइक्रोवेव लाइट, वो भी हमारे पास माइक्रोवेव के भी सिग्नल हमारे पास जो होते हैं हमारे मोबाइल में आ रहे होते हैं, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट वेव, तो इसमें कोई हमारे पास वाइब्रेशन नहीं हो रही, लाइट जो हम देख पा रहे हैं वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रावायलेट वेव, इंफ्रारेड वेव, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल हैं किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। फिर मैकेनिकल वेव कंसिस्ट होती है ट्रांसफर वेव एज अ लॉन्गिट्यूशनल वेव। मैकेनिकल वेव में इन दोनों में चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमारे पास ट्रांसफर वेव होगी या हमारे पास लॉन्गिट्यूशनल वेव होगी। दूसरे हाथ पर अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर कंप्रेस्ड ऑफ ट्रांसफर वेव इन अ नेचर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होंगी वो इस तरह से सिग्नल की तरह जारी होती हैं, जैसे कि आपने एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में देखा होगा, एनालॉग सिग्नल जिस तरह के जा रहे होते हैं हमारे साइनसॉइडल वेव में यहाँ से यूँ मूव करते हुए, और
अगर बात की जाए हमारे मैकेनिकल वेव के अगले पॉइंट की, तो मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। मैकेनिकल वेव किसी खाली जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब कि उनको मीडियम चाहिए। वैक्यूम वो कंडीशन होती है जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, यानी कोई स्पेस, कोई एयर, कोई चीज़ उसको रोकने वाली ना हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर सकती हैं वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर बिल्कुल खाली जगह छोड़ दी जाए, वहाँ पे कोई भी इनके लिए रुकावट नहीं हो, हवा हवा कुछ भी, एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे सब चीज़ें हमारे पास इमेजनरी हो, जहाँ पे कोई चीज़ रुकावट की नहीं है, कोई रेजिस्टेंस या कोई रेजिस्टिविटी मौजूद ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव जो होती हैं वो हमारे पास ट्रेवल करती हैं वेलोसिटी ऑफ स्पीड से या वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से, जो 3 × 10⁸ होता है मीटर पर सेकेंड। अदर मैकेनिकल वेव ट्रेवल देयर मीडियम डिफरेंट स्पीड डिपेंड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पेक्टिवली मीडियम। तमाम मैकेनिकल वेव डिफरेंट मीडियम के हिसाब से रिस्पेक्ट करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग अगर किसी चीज़ को मूव करवा रहे हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल, अब जितना हमारे पास मजबूत स्प्रिंग होगा उसमें अलग तरह से मूव कर रहा होगा, जितना हमारे पास हल्का स्प्रिंग होगा उसमें अलग तरह से मूवमेंट हो रही होगी। जितना हमारे पास एक मजबूत या फिर एक पतली रस्सी होगी उसमें लचक अलग बनेगी, यानी इसमें वेव अलग बनेगी, और जितनी हमारे पास बड़ी रस्सी होगी उसमें अलग से वेव अलग बनेगी। तो ये मीडियम पे, उसकी प्रोपगेशन पे, उसकी स्पीड पे डिपेंड करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तकरीबन सब सेम ट्रेवल करती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं मीडियम इसमें। और एक तरह से देखा जाए तो इसका रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी होती है ये हमने टॉपिक को आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर एक चीज़ लाइट जा रही है तो लाइट जाए कितना डाइवर्ज होती है, या कितना वो लाइट एंगल करती है, या कितनी उसकी स्पीड में स्लो आती है, या उसकी कितना वेव चेंज होती है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये इसके 6 पॉइंट थे। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, कि हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव कि क्या क्या होता है वेव में। सबसे पहले वेव में होता है रिफ्लेक्शन। अब ये किस वेव में होता है, क्योंकि हमारी लाइट जो वेव है वो भी एक तरह की हमारे पास वेव है। हमने एक चीज़ को देखा, अब उसके बाद क्या हुआ, हम लोग आईने में देख रहे हैं, हमारी लाइट वेव गई, टकरा के वापस आ गई, तभी हम देख पाते हैं, तभी हमें लेफ्ट का राइट दिखाई दे रहा होता है। तो यहाँ पे जो इनकमिंग वेव होता है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, और जो टकरा के वापस आएगी उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट वेव हिट अ सरफेस थ्रू द इट कम कैन नॉट पास, इट बाउंस बैक। जब वेव टकरा के वापस आ जाए, यानी एक सरफेस से पार नहीं हो पाए, तो वो टकरा के वापस आ जाती है, और उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टॉपिक में मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। अगर वो वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। उसमें मैं चैप्टर बनाने वाला हूँ नई बुक के हिसाब से। पुरानी बुक में वो चैप्टर मौजूद था और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल रिफ्लेक्शन की हमारे पास एक एग्जाम्पल ये भी होती है, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं आप आईने में, यहाँ पे लेफ्ट का राइट दिखाई दे रहा होता है। रिफ्लेक्शन is the when wave whether the physical and electromagnetic bounce to surface toward the source, यानी हमारे पास जो सोर्स है वहाँ से लाइट निकली, टकरा के वापस आ गई। द मिरर रिफ्लेक्ट द इमेज ऑफ द ऑब्जर्वर। यहाँ पे हमारे पास अगर ये चीज़ इंसिडेंट है तो ये चीज़ रिफ्लेक्शन है, और हमें लेफ्ट का राइट दिखाई दे रहा होता है, इसमें हमारी मिरर इमेज कहलाती है। ये प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन की। हमारे पास कुछ 4 प्रॉपर्टीज होती हैं वेव की। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन इज अ डिफरेंट वर्ड और रिफ्रैक्शन इज अ डिफरेंट वर्ड। रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई, जब लाइट इंटर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो अपनी स्पीड चेंज कर लेती है, और स्पीड चेंज करने की वजह से थोड़ी सी बैंड हो जाती है। जैसे यहाँ से एक बीम ऑफ लाइट गई, उसे एयर गया, अब वो वेव के क्रस्ट में घुस गई, यहाँ पे देखें थोड़ी सी चेंज हो गई, जो आगे की तरफ बननी चाहिए थी वो थोड़ा पीछे की तरफ बन रही है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि वाटर में आके स्लो हो गई। तभी वाटर में हम लोग जो चीज़ देखते हैं पानी में, वो चीज़ अलग तरह से दिखाई देती है। जैसे पेंसिल यहाँ रखी हो सकती है थोड़े से पीछे, लेकिन हमें वो थोड़े से आगे दिखाई दे रही होती है। ऐसी अगर लाइट की बात की जाए, प्रिज्म में जब मारी जाती है या प्रिज्म से पास आउट की जाती है लाइट, तो हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, कि लाइट एक तरह से रिफ्रैक्ट हो गई, नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट हो गई, और उसने अपना एंगल, जैसे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दिखाई दिया हुआ है, तो एंगल 1 चेंज होकर एंगल 2 बन गया। यानी इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है। ओके, इसकी एग्जांपल हमें बहुत सारी मिल जाती है। ये एक एग्जांपल थी, 2-3 एग्जांपल थी। एक हमारे पास पानी में जो गिलास रखा हो, गिलास में जो पेंसिल रखी है, वो भी हम लोगों को शो करवा रही है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट पानी में जाने से चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ये दी हुई है भाई फिश की, कि गोल्ड फिश हमें असल में यहाँ मौजूद है, लेकिन पानी में हमें यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है और वहाँ पे इंसान सही से नहीं देख पाता, तो वो बैंड हो जाती है लाइट। ओके, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। इसके बाद अगर बात की जाए डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन क्या होता है भाई, फर्ज करें आपकी वाटर वेव आ रही है और आपने एक लगा दी है यहाँ पे बैरियर, तो वहाँ पे वो एक जगह पे जमा होंगी और फिर जाके स्प्रेड हो जाएंगी इस तमाम तरफ।
तो व्हेन अ वेव मूव अराउंड द बैरियर और थ्रू एन ओपन इन बैरियर इट बैंड एंड स्प्रेड आउट, यानी एक जगह पे वो जमा हो गए फिर वो स्प्रेड आउट फैलना शुरू कर देंगे, ये चीज़ कहलाती है डायफ्रैक्ट होना, डायफ्रैक्शन। ओके, इमेज में आगे इसको देखते हैं, यहाँ पे वेव बैंड हो गई अराउंड द बैरियर और फिर जाके देखा जाए तो यहाँ पे पूरी सब तरफ स्प्रेड हो रही है। अच्छा, आगे इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखिए हुई है, तो यहाँ पे आप रेड लाइन से देख सकते हैं द वेव स्प्रेड आउट द पासिंग थ्रू द नैरो ओपनिंग। जैसे ही इसको नैरो ओपनिंग मिली वहाँ पे स्प्रेड होना शुरू हो गई। एक और एग्जांपल जिसकी देखी जा सकती है वो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल फिगर से दिखाया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव की डायफ्रैक्शन किस तरह हो रही है। यहाँ पे हमने रोका, यहाँ पे एक बैरियर लगा दिया, फिर जब बैरियर से आ रही है तो सब तरफ फैल रही है। यहाँ पे ब्लू स्क्रीन पे भी ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रुकी और फिर ये फैलती हुई जा रही है, तो स्प्रेड आउट होती है वेव हमारी किसी एक पॉइंट पे बैरियर के बाद, तो वो डायफ्रैक्शन होता है। ओके, वेव के हमारे बिहेवियर की बात की जाए तो दो तरह की इसमें इंटरफेरेंस हो सकती है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। ये टॉपिक आल दो उस बुक में शायद शामिल है नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ को डिफाइन करना ज़रूरी समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती क्या। जब हमारे पास दो वेव बिल्कुल सेम फेज डिफरेंस की वजह से, यहाँ पे आप पहली वाली तस्वीर देखें तो यहाँ पे आपको पहले ये लाइन दिखाई दे रही है, वो यहाँ से एक वेव दिखाई दे रही है और नीचे वाली भी सेम वेव है, यानी दोनों का फेज डिफरेंट बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन हो गई, यानी दो छोटी वेव मिलकर एक बड़ी वेव बन गई क्योंकि दोनों की हाइट और दोनों की वो सेम जा रही थी, यानी दोनों का फेज सेम था, एंगल सेम था। ये चीज़ कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें हमारे पास एक बिगर वेव मिलती है। इसी तरह से अगर उल्टा हो कि एक वेव ऊपर की तरफ जा रही है, एक वेव का क्रस्ट हो, दूसरे वेव का ट्रफ्ट हो, यानी एक की पॉजिटिव साइकिल हो एक की नेगेटिव साइकिल हो और उनमें दोनों में डिफरेंस हो 180 डिग्री का, तो वो चीज़ हो जाती है कैंसिलेशन और वो चीज़ कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर इसमें बिल्कुल सेम डिफरेंस होगा तो कैंसिल हो जाएगी, अगर इसका डिफरेंस कम होगा तो स्मॉलर वेव मिलेगी। लेकिन यहाँ अगर सेम है 180 डिग्री तो ये चीज़ हमारे पास कैंसिल आउट होती है। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास वेव की जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हमारे पास वेव की 5 पैरामीटर्स होते हैं, यानी वेव का अगर देखा जाए कि प्रॉपर्टीज़ में 5 पैरामीटर्स आते हैं हमारे पास कि वेव में क्या चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है इक्विलिब्रियम और रेस्ट पोजीशन से। ये हमारी रेस्ट पोजीशन जो हमारी सेंटर लाइन दिखाई दे रही है, सेंटर लाइन आगे बढ़ गई भाई, सेंटर लाइन से जितनी हमारी पीक ऊपर जाएगी, यानी जितनी हमारी वेव ऊंची होगी वो चीज़ हमारी कहलाएगी एम्पलीट्यूड। तभी हम बोल रहे हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से। फिर हमारे पास आगे क्या आती है प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है भाई, एक साइकिल से यानी एक पीक से, पीक हमारे पास ये छोटी होती है जो हमारे पास पहाड़ की शक्ल में, यहाँ से लेके यहाँ तक का पीक टू पीक डिफरेंस में जो टाइम आ रहा है वो चीज़ हमारे पास कहलाती है टाइम पीरियड। कि टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यहाँ से ऑसिलेशन शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हो गया, इस चीज़ को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और इसी का रेसिप्रोकल जो होता है वो होती है फ्रीक्वेंसी, कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड के, एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हुई वो चीज़ हमारे पास कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना कम टाइम पीरियड होगा। आगे की एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फ्रीक्वेंसी कभी भी एम्पलीट्यूड को इफेक्ट नहीं करती। अगर देखा जाए तो इस वेव का भी और इस वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों की ऊंचाई सेम है, लेकिन इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 2 3 बन रही है और नीचे वाले में फ्रीक्वेंसी अगर देखी जाए पीक कितनी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे वाले में फ्रीक्वेंसी है 7, ऊपर वाले में फ्रीक्वेंसी है 3, ये जो हमारे पास पीक बनी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, फ्रीक्वेंसी और टाइम का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी में लो टाइम पीरियड होगा और लो फ्रीक्वेंसी में हाई टाइम पीरियड होगा, जो नीचे आपका बना हुआ है। ओके, अगले पैरामीटर की बात की जाए, वेवलेंथ क्या होता है भाई, वेवलेंथ हमारे पास एक पीक से दूसरी पीक तक का डिस्टेंस होता है, यानी एक क्रस्ट से दूसरी क्रस्ट तक का डिफरेंस या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का डिफरेंस, ये हमारे पास कहलाता है वेवलेंथ। यानी एक तरह से द डिस्टेंस कवर बाय द वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, यानी एक तरह से जो वेव हमारी डिस्टेंस कवर करती है वो हमारा वेवलेंथ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास वेव पैरामीटर में हमारे पास कुछ ये भी आता है, कंप्रेस होती है, रेयर फ्रैक्शन होती है उसमें कंप्रेस, जहाँ पे वेव सारी एक जमा हो जाते हैं वहाँ कंप्रेस कहलाती है, जहाँ सब एक जगह खुल जाए वो रिफ्रैक्शन कहलाती है, हमारी लॉन्गिट्यूशनल वेव में होती है। ओके, फिर से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी की एग्जांपल हम दे चुके हैं, लेकिन अगर वेव की वेलोसिटी की बात की जाए तो हमारे पास एक छोटी सी इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ v है वेलोसिटी ऑफ वेव, एफ है फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेव लेंथ ऑफ द वेव। ओके, फिर हमारी आगे बात की जाए तो यहाँ पे एक छोटी सी हमारी डेरिवेशन है। डेरिवेशन किस तरह से आपको बता देता हूँ कि हम लोगों को वेव स्पीड की बात की जा रही है। वेव की स्पीड क्या होती है भाई, इट इज अ डिफाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गिवन पॉइंट ऑफ द वेव सच एज करस इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक पीक से दूसरे पीक तक का कहाँ तक का डिस्टेंस कवर करती है वेव, यानी यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, और उसमें कितना टाइम लगता है।
तो हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस जो है वेवलेंथ के बराबर और टाइम हमेशा टाइम पीरियड के बराबर है। डिस्टेंस की जगह आ गया वेवलेंथ, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था। टाइम की जगह आ गया हमारे पास यहाँ पे टाइम। अच्छा, टाइम क्योंकि रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो हमने टी की जगह क्या लिख दिया, 1/t यहाँ पे लिख सकते थे, टी की जगह लिख दिया एफ। तो हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, या डिस्टेंस को हम कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर था v मल्टीप्लाई बाय टी, ऐसे ही लैम्डा बराबर होगा v मल्टीप्लाई बाय टी यानी टाइम पीरियड। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, बहुत यूज होगा आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी, डॉपलर इफेक्ट और बाकी सारी चीज़ों में। इसी में एक वेव फ्रंट का टॉपिक है। वेव फ्रंट हमारे पास क्या होता है, इसकी जल्दी से डेफिनेशन है। इट इज द इमेजिनरी लाइन ऑन द वेव ज्वाइन ऑल पॉइंट दैट इन द सेम प्लेन, यानी ऐसी चीज़ जिसमें हमारे पास तमाम इमेजिनरी लाइन जो हमारे पास शो नहीं हो रही है वो तमाम सब एक फेस पे आ जाएं, एक ही जगह पे जमा हो जाएं, तो वो हमारे पास वेव फ्रंट होता है। अच्छा, इस टॉपिक के हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, कि मैंने स्लाइड में न्यूमेरिकल भी डाला ताकि कवर हो सके। अच्छा, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला। कभी कभी हम लोगों को कैमरिज साइड ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जो आपके इक्वल के एक तरफ है उसको ऊपर रख दिया जाए और जो इक्वल के दूसरी तरफ उसे नीचे रख दिया जाए। अब आपको जैसे ही जो फार्मूला बनाना है उस चीज़ पे उंगली रख दी जाए और नीचे आपका फार्मूला खुद ब खुद बन जाएगा कि आप क्या फाइंड आउट करें। जैसे अगर मैं v पे हाथ रख देता हूँ, v पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, v हमारे पास अच्छा न्यूमेरिकल में कितना है, v हमें फाइंड आउट करना है। दूसरी बात, हमें वेवलेंथ दिया 1.5 मीटर और स्पीड दी हुई कितनी फ्रीक्वेंसी दी हमें 440 हर्ट्स। तो मैंने क्या किया भाई, v पे हाथ रख दिया। अब मेरे पास फार्मूला क्या रह गया, f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, f मल्टीप्लाई बाय लैम्डा 440 मल्टीप्लाई बाय 1.5, हमारे पास क्या आ गया 660। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक होती है। ऐसे ही अगर मुझे दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 340 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास वेवलेंथ दी हुई है, या वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, और फ्रीक्वेंसी दी है 440 हर्ट्ज। अब हमें फाइंड क्या करनी है, अब हमें फाइंड करनी है वेवलेंथ। तो हम लोग हाथ किस पे रख देंगे, वेवलेंथ पे। ये हमने डाटा बना दिया, वेवलेंथ पे हाथ रख दिया। अब हमारे पास फार्मूला क्या रह गया, v अपॉन एफ। तो v अपॉन एफ हमारा फार्मूला बन गया, यानी 340 डिवाइड बाय 440, और हमारे पास आया 0.77 मीटर। ऐसी अगर हमें फाइंड करनी हो कभी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी पे हम हाथ रख देंगे, और वेलोसिटी हमें दी हुई वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, जो 8 का ऊपर 8 गायब हो गया है थोड़ा सा वाइड स्क्रीन की वजह से, और वेवलेंथ दी हुई 0.01। तो हम लोग देखते हैं फार्मूला किस तरह से बनेगा। अगर मैं एफ पे हाथ रख दूं तो v अपॉन लैम्डा हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ये मैंने हाथ रख दिया एफ पे, और ये मेरे पास फार्मूला बन गया v अपॉन एफ लैम्डा, और ये हमारे पास आंसर आ गया तकरीबन 3, हाँ, और ये हमारे पास 10 जीरो हैं हर्ट्स के, यानी 30 गीगा हर्ट्स तकरीबन। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले हमें पता चलना चाहिए पीरियोडिक मोशन के। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन असल में वो मोशन होता है जो मोशन अपने आप को रिपीट करे सेल्फ बाय द इंटर, यानी वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो हमारे पास पीरियोडिक मोशन होता है। इतनी लंबी वीडियो बनाते बनाते मैं कभी कभी थक जाता हूँ कि बोलना बड़ी तेज सकता है, और कम से कम टाइम में चैप्टर कवर करना होता है। बहुत ही कम वीडियोस ऐसी दिखेंगी जिसमें आपको चैप्टर कवर होता हुआ पूरा दिखाई दे विद एमसीक्यूज विद न्यूमेरिकल। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है, और अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई। तमाम चैप्टर की ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, तमाम चीज़ों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले पीरियोडिक मोशन की बात की जाए तो पीरियोडिक मोशन हमारे पास वो होता है, वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो हमारे पास पीरियोडिक या ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन भी कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बात करूँ, यहाँ पे अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ आपको पेंडुलम की। सेम मोशन है, रिपीट कर रहा है अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह, तमाम का टाइम सेम रहेगा। जितना टाइम में ऊपर जा रहा है वित्ते टाइम में नीचे आएगा, वित्ते टाइम में लेफ्ट में होगा, वित्ते टाइम में राइट पे होगा। ऐसे अगर स्प्रिंग को हम लोग हिलाएं या स्प्रिंग को हम बैक फोर्स की तरफ लगाएं तो उसमें भी सेम मोशन होगा। तो ये चीज़ हमारे पास एग्जाम्पल होती है पीरियोडिक मोशन की। अब पीरियोडिक मोशन के बाद हमारा जो टॉपिक आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं। एक हमारे पास स्प्रिंग सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास पेंडुलम है, और एक हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन स्प्रिंग सिस्टम पढ़ते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है अभी, कि अगर मैं इस स्प्रिंग पे जोर डालूँ, इसको पीछे की तरफ कर दूँ, इसका मास m है, पीछे की तरफ जोर दिया, तभी इसको जब छोड़ा जाएगा, इससे फोर्स रिलीज की जाएगी तो ये आगे की तरफ मूव होगा। याद रखिएगा, ये हमेशा फोर्स बैकवर्ड की तरफ लगा रहे हैं तो ये मूव फॉरवर्ड की तरफ हो रहा है। और अच्छा, मैं इसको अगर आगे की तरफ खींचूँ, बिल्कुल आगे की तरफ खींच रहा हूँ यहाँ से, और फिर इसको छोड़ूँ तो ये बैकवर्ड की तरफ जाएगा, यानी हमेशा ये नेगेटिव होगा अपने डिस्प्लेसमेंट से।
सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट द फिक्स पोजीशन, यानी यहाँ पे एक ऑसिलेट हो रही है अबाउट फिक्स पोजीशन पे, फिक्स पोजीशन से हम इसको ऑसिलेट कर रहे हैं. इट एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन ऑलवेज टुवर्ड द डायरेक्ट द मीन पोजीशन एज शोन इन फिगर 10.17 या 10.17. इट शो द सिंपल हार्मोनिक मोशन या इट्स कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल दी हुई है. ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन के. एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट करवाया, हमेशा नेगेटिव साइन आएगी क्योंकि ये फोर्स के अपोजिट होता है. अगर फोर्स आप लेफ्ट की तरफ लगाएंगे तो ये राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा. और यहाँ पे के कांस्टेंट होता है जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, हमने हुक्स लॉ में ही पढ़ा था. अगर हुक्स लॉ का आपको नहीं पता है तो फिर आप यहाँ पे मेरी पीछे वाली वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने चैप्टर 10 में डाली हुई है. बोलेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वरना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता नहीं हूँ, वो पूरा चैप्टर अलग है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई भी ऐसा मोशन है इसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के मीन पोजीशन से. फार्मूला होता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल का साइन आता है, यहाँ पे कांस्टेंट के लग जाता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी एग्जांपल हमारे पास मिलती है सिंपल पेंडुलम पे. सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक यहाँ पे बॉब होता है, बॉब यहाँ पे एक मास होता है, गोल सी बॉल होती है जिसको हम फिक्स पॉइंट पर छोड़ते हैं. तो यहाँ पे वो कवर करती है इस तरह का कुछ डिस्टेंस. यहाँ पे डिस्टेंस किस तरह का कवर हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ तस्वीर में, कि यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से तेजी से नीचे की तरफ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी एंड होगी और फिर जाके वापस नीचे की तरफ आएगा. नीचे जो आएगा वो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी. एक्सट्रीम पोजीशन कह सकते हैं कि अगर पॉइंट बी से ये ओ की तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड जो मैक्सिमम होगी वो पॉइंट ओ की तरफ होगी. द बॉब कंसिस्ट ऑफ स्मॉल या द पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉब मास m, इसका मास m है, सस्पेंड बाय द लाइट एक्सटेंडेबल थ्रेड ऑफ लेंथ l एंड फिक्स पोजीशन एंड फिक्स पॉइंट. यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो l है, इसका बॉब का मास m है. द बॉब कैन मेक द ऑसिलेट फ्रॉम पॉइंट o इन द वर्टिकल प्लेन अलोंग द आर्क ऑफ द सर्किल. एक तरह से देखा जाए आर्क ऑफ द सर्किल की तरह ये मूव कर रहा है, पॉइंट o से मूव करेगा और उससे करेगा. वी कैन इग्नोर द मास ऑफ द बॉब ऑन थ्रेड. यहाँ पे हम लोग मास को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन इसकी लेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे चीज़ लोहे की हो, लकड़ी की हो, या प्लास्टिक की हो, ब्राउन की हो, अल्मोनियम की हो, चीज़ सेम ऑसिलेट करेगी. ये चीज़ डिपेंड करती है लेंथ पे, जिस चीज़ के हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं हमारी फिजिक्स में. अच्छा, इस तरह की इसका मोशन होता है, हम देख चुके हैं. ये इसकी इक्लोरिबियम पोजीशन होती है, इक्लोरिबियम या मेन पोजीशन, यहाँ पे ये चीज़ मेन होती है. यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी जा रही है लेंथ, इस चीज़ का बॉब का मास m है. तो ये हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पेंडुलम पे एग्जांपल होती है वो होती है. इसके बाद हमारे पास एक सिस्टम बचता है बॉल एंड बॉल सिस्टम. बॉल एंड बॉल सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं एक बॉल लूँ, उसमें बॉल ऊपर रख दूँ पॉइंट ए पे, यहाँ पे इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है. जब इसको नीचे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रेविटी की वजह से फॉल आउट होगा. याद रखिएगा इसमें भी जो चीज़ मूव कर रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर रही है. अगर हम लोग इसमें ग्रेविटी हटा दें और इसकी लेंथ में चेंज ना करें, लेंथ तो फिलहाल है एक चीज़ का प्रोपोर्शनल, कि इतनी लंबी लेंथ होगी इतना वो देर से मूव करेगी, या लेंथ कह लेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है उसके टाइम पीरियड के, कि कितना ज़्यादा टाइम उतना लेगी वो. लेकिन दूसरी जो चीज़ पे मैटर करती है वो ग्रेविटी मैटर करती है. अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये अपनी जगह पे रुका हुआ ही होता और मूव ही नहीं करता. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बहुत ज़्यादा मूव करने में मदद करती है. आगे हमारे पास देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि बॉल एंड बॉल सिस्टम में हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉल खुद ब खुद जाती रहेगी W इक्वल्स टू mg की वजह से, कि मास और ग्रेविटी की वजह से, और बॉल ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ, और आखिर में आके कहाँ पे रुकेगी, आर पॉइंट पे, जब इनकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी. अच्छा, एनर्जी लॉसेस हर जगह होते हैं, हम लोग कभी ऐसा नहीं बोलते कि एनर्जी लॉस नहीं होगी. ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अगर पेंडुलम छोड़ दूँ कभी तो वो ज़िंदगी भर ऐसे ही मूव करता रहे. किस बात से, क्योंकि हमारे पास कोई ना कोई एयर फ्रिक्शन होता है, एयर उसको रोक रही होती है, और एयर उसको घूमने में मदद भी कर रही होती है, लेकिन एयर उसको रोक रही होती है, ग्रेविटी उसको मूव करवा रही है. तो यहाँ पे दुनिया में हर जगह वैक्यूम कंडीशन नहीं है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, कोई ना कोई एयर फ्रिक्शन या कोई चीज़ मौजूद है. इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी ऑसिलेशन होती है वो अक्सर डैम ऑसिलेशन होती है. हमने बताया था कि ऑसिलेशन मोशन में होता है. डैम ऑसिलेशन क्या होती है, एन ऑसिलेशन सिस्टम इन विच द फ्रिक्शन हैज़ इफेक्ट इन द डैम सिस्टम. यानी मिसाल के तौर पे हमारा कोई भी अगर पेंडुलम मूव कर रहा है वो आगे जाके रुक इस बात से रहा है क्योंकि उसमें डैम ऑसिलेशन हो रही है, उसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन इफेक्ट कर रही है जो इसको रोक रही है. द ऑसिलेशन सिस्टम कैन नॉट अज्यूम टू फिक्स एम्पलीट्यूड अनलेस द एनर्जी इज प्रोवाइड टू डैम. द रेजिस्टेंट डैम फोर्स प्रोग्रेसिव रिड्यूस टू एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. यहाँ पे ये जो चीज़ है ऐसा ऐसा ये अभी तो ये एनिमेशन में तो मूव कर रही है, सेम मूव कर रही है, वरना ऐसा ऐसा ये स्लो होती जाती है और आखिर में ये अपने मेन पोजीशन पे जो हमने देखा था इक्लोरिबियम पोजीशन पे आके रुक जाती है. वो किस बात से, कि इसकी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है एयर फ्रिक्शन की वजह से और भी चीज़ों की वजह से.
तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डैम ऑसिलेशन, और ये हमारा एक डैम सिस्टम होता है। द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स एयर है, तो वो ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होती है हमारे इसमें वो डैम ऑसिलेशन कहलाती है। इसका सिंपल ऑब्जेक्ट यही है। ओके, इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन द सम ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्रीली ऑसिलेशन प्रोग्रेसिव डिक्रीजेस, यानी ऐसा ऐसा वो चीज़ डिक्रीजेस होती रहेगी। द फ्रिक्शन ओनली इफेक्ट द एम्पलीट्यूड बट नॉट साइड द रिड्यूस फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती लेकिन हमारा एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो एन ऑसिलेशन दैट फेड अवे द ओवर टाइम इज कॉल्ड डैम ऑसिलेशन, जो ऑसिलेशन टाइम के साथ कम होती है वो हमारे पास डैम ऑसिलेशन होती है, और सिंपल पेंडुलम भी इसकी एग्जांपल है। तो ये हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, और इसके बाद हम आते हैं इसकी सिंपल एक मैप की तरफ। हम लोग अगर वेव की बात करें, वेव में हमारे पास ट्रांजिट वेव भी होती है, लॉन्गिट्यूशनल वेव भी होती है, और मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव भी होती है। ट्रांजिट वेव की बात की जाए तो हमारे पास क्या होती है, रोप में जो वेव होती है या वाटर में जो वेव हो रही है, इसमें कोई मीडियम हो, वो हमारे पास ट्रांजिट वेव है। ओके, लॉन्गिट्यूशनल वेव में हमारे पास क्या होता है, साउंड हो गई, कंप्रेशनल वेव हो गई, ये सब हमारे पास लॉन्गिट्यूशनल वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में भी हमारे पास अक्सर मीडियम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन मीडियम का ज़्यादा जिक्र नहीं किया। यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए। मैकेनिकल वेव की जो मेन प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारे पास क्या होती हैं भाई, मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी होती है कि रिफ्लेक्ट होगी, डायफ्रैक्ट होगी और इंटरफेयर होगी। इंटरफेयर में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हमने पढ़ा है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, हमें वेव लेंथ पता होना चाहिए, एक पीक से दूसरी पीक तक का डिफरेंस वेव लेंथ होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव हमारे पास v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास f इज इक्वल्स टू 1/t होती है। टाइम पीरियड हमारे पास t इज इक्वल्स टू 1/f होता है। एम्पलीट्यूड हमारा रिप्रेजेंट करवाता है वेव कितनी ऊंची है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी होती हैं। उसमें हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन में तीन हमने सिस्टम के बारे में पढ़ा, एक सिंपल पेंडुलम, एक बॉल एंड बॉल सिस्टम और एक डैम ऑसिलेशन। तो यहाँ पे ये वीडियो एक तरह से ख़त्म होती है, सारे टॉपिक कवर होते हैं। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अब हमारे बात आ रही है एमसीक्यूज टाइम की। एमसीक्यूज अगर आपने पढ़े हैं तो आपको छोटा सा एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि आपसे बोला जा रहा है एक गर्ल थ्रो स्टोन इन द लेक, एक लड़की ने एक पत्थर झील में फेंका। द वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम द वेयर द स्टोन हिट इन द वाटर ट्रेवल विद द बैंक ऑफ लीवर, वहाँ पे पानी में टकराता हुआ पत्थर गया, यानी टिप्पे टिप्पे खाता हुआ गया, जैसा कि हम लोग उर्दू में बोल रहे होते हैं, खालिस उर्दू में। She noticed that the tan wave reached the side of the pond in the time of 5 सेकेंड। उसने देखा भाई कि टैन वेव बनी है 5 सेकेंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी भाई, टैन वेव है और सेकेंड 5 है, यानी हम 10 को डिवाइड कर देंगे 5 सेकेंड से और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। तो 2 इज़ द राइट आंसर, 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी। अब ऐसे आपको अगर फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो हम फ्रीक्वेंसी में जितनी वेव बनी है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है। सेकंड एमसीक्यूज में आपसे बोला जा रहा है द वेव दैट कैन यूज टू शो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रेक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर स्पीड कैन ट्रेवल ऑन द वेव। एक वेव में क्या क्या हो सकता है, तो वेव में रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और डायफ्रेक्शन भी हो सकता है। अच्छा, अगला एमसीक्यूज हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, उसका मैं ऑप्शन डालना भूल गया। द डायग्राम दैट शो द वेव प्रोपगेशन अपॉन ना बैरियर विद अ गैप। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा, वेव ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ पे हमने बैरियर लगा दिया, बैरियर से आगे क्या होगा, वेव स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएंगे, लहरें बनेंगी यूं यूं करके थोड़ा आगे आगे बढ़ा के, वो पॉइंट हमारे पास कहलाएगा डायफ्रैक्शन। तो इसका आंसर है डायफ्रैक्शन। आगे हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास ये है कि वेव पासिंग आउट फ्रॉम द डीप इन द सॉलो रीजन देन रिफ्रैक्ट देन द कैरेक्टरिस्टिक विच रिमेन कांस्टेंट। क्या ऐसी चीज़ है जो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहेगी अगर वेव किसी सॉलो रीजन से होती है, तो हमारे पास अगर देखा जाए तो उसकी डायरेक्शन या फ्रीक्वेंसी और स्पीड का देखा जाए तो हम लोगों का दोनों का सेम रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो हमारे पास स्पीड भी चेंज होगी। लेकिन इसका मैं आंसर आपको सोचने के लिए देता हूँ कि वेवलेंथ और डायरेक्शन में से क्या हो सकता है। चलें फिलहाल अगले नंबर की तरफ चलते हैं, अगला एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच इज़ अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वेव की। हमने एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ा था, हमने टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने किस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ा था छठे एमसीक्यूज में, मैस के बारे में। तो मैस इसकी प्रॉपर्टी नहीं है किसी वेव की, यानी वेव मैस से इंडिपेंडेंट होती है। When the oscillation of object in simple harmonic motion, the maximum speed when occur in an object, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसमें मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है, मैक्सिमम स्पीड उसकी होती है इक्लोरियम पोजीशन पे, यानी जैसे ही नीचे आ रहा होता है तो इक्लोरियम पोजीशन पे उसकी मैक्सिमम स्पीड जाती है। ओके, अच्छा, इन द ऑसिलेशन पेंडुलम द बॉब एक्सलेट फिक्स इज द मेन पोजीशन ड्यू टू। अच्छा, बॉब जो होता है पेंडुलम में यूं यूं मूव कर रहा होता है लेफ्ट एंड राइट या टू एंड फोर, वो किस वजह से हो रहा होता है, ना वो इनर्शिया की वजह से हो रहा है, ना वो हवा की वजह से हो रहा है, ना वो टेंशन स्ट्रिंग की वजह से हो रहा है, वो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, अ बॉल एंड बॉल सिस्टम
इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बॉल एंड बॉल सिस्टम का होता है सेंटर ऑफ द बॉल, सेंटर जो बॉल का होगा वहीं पे होगा। अच्छा, द लीनियर या फिर डैम ऑसिलेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो डैम ऑसिलेशन होती है वो क्यों होती है? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। तो ये हमारे चैप्टर के हो गए एमसीक्यूज, हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया। इस चैप्टर में एक हमारे पास डेरिवेशन है। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आज तक नहीं किया तो आज कर दें सब्सक्राइब चैनल को। भाई सारी वीडियोस आने वाली हैं उस पर, और सब चीज़ें डिफाइन करने वाला मैं, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप आगे पढ़ने वाले हैं या किसी को पढ़ाने वाले हैं, सबके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को, और आप सबका थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैं वीडियो रोक रहा हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ।